आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी खबर का विश्लेषण करेंगे जिसने सबको चौंका दिया है। सोचिए, सिर्फ एक लीक्ड इंटरनल ईमेल ने कैसे सदियों पुराने टेरिटोरियल डिस्प्यूट को अचानक से फिर जिंदा कर दिया। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। हाल ही में पेंटागन के एक लीक्ड मेमो के बाद एक बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट सामने आया। अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट जावेर माइले उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि द मालवीनाज वेर आर एंड ऑलवेज विल बी अर्जेंटीना। बस इस एक स्टेटमेंट ने इन द्वीपों के जियोपॉलिटिकल स्टेटस को तुरंत वापस ग्लोबल स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया। तो ये लोकल डिस्प्यूट अचानक वेस्टर्न अलायंस पॉलिटिक्स का इतना बड़ा संकट कैसे बन गया? इसको समझने के लिए हम इस चर्चा को इन हिस्सों में देखेंगे। द पेंटागन ईमेल लीक, उसके बाद कंपीटिंग क्लेम्स ऑफ सॉवरेनिटी, द 1982 फॉकलैंड्स वॉर, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक मोटिवेशंस, फिर देखेंगे ट्रंप, मिले एंड नाटो का एंगल, और आखिर में द जियोपॉलिटिकल फॉलआउट। ओके, तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द पेंटागन ईमेल लीक। आखिर वो इमीडिएट कैटलिस्ट क्या था जिसने पूरे इंटरनेशनल सिस्टम को हिला कर रख दिया? हुआ कुछ यूं कि एक लीक्ड पेंटागन ईमेल सामने आया। इसमें हिस्टोरिकल ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज के लिए यूएस सपोर्ट को रीअसेस करने की बात की गई थी। असल में यूके ने अपने बेसिस से ईरान पर स्ट्राइक्स अलाउ नहीं किए थे, जिससे यूएस काफी फ्रस्ट्रेटेड था। नतीजा, यूएस ने अपने ही नेटो एलाइज को पनिश करने के लिए इन टेरिटरीज के स्टेटस को एक डिप्लोमैटिक लेवरेज की तरह यूज करने का सोचा। एक निष्पक्ष नजरिए से देखें तो यह सच में दिखाता है कि मिलिट्री अलायंसेज में कितना बड़ा शिफ्ट आ रहा है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, कंपीटिंग क्लेम्स ऑफ सॉवरेनिटी। ये ईमेल इतना एक्सप्लोसिव आखिर क्यों है? इसे समझने के लिए हमें दोनों देशों के क्लेम्स को बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली देखना होगा। दोनों देशों के क्लेम्स अगर आप देखें तो वो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। यूके का क्लेम यह है कि 1833 से उनका वहाँ कंटिन्यूअस एडमिनिस्ट्रेशन रहा है और वहाँ के लोग खुद उनके साथ रहना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्जेंटीना का क्लेम है कि 1816 में आज़ादी के बाद उन्हें ये टेरिटरी डायरेक्टली स्पेनिश क्राउन से मिली थी। ये क्लियर कॉन्ट्रास्ट दिखाता है कि ब्रिटिश और अर्जेंटाइन लीडरशिप इस टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को कितने अलग अलग नजरिए से देखते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे ये कंपीटिंग क्लेम्स आगे चलकर एक्चुअल मिलिट्री एक्शन में बदल गए। इस आइलैंड सॉवरेनिटी डिस्प्यूट का एक लंबा और कॉम्प्लेक्स इतिहास रहा है। ये टाइमलाइन देखिए। 1833 में ब्रिटिश अथॉरिटी रीअसर्ट होती है, फिर आता है 1982 का 74 डे वॉर, उसके बाद 2013 में एक सॉवरेनिटी रेफरेंडम होता है, और अब आकर ये पेंटागन मेमो लीक सामने आया है। ये स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन साफ बताता है कि एक सदियों पुराना मुद्दा आज भी कंप्लीटली एक्टिव है। अब ये नंबर देखिए, 910। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस 74 दिन चली वॉर की बेहद ट्रैजिक ह्यूमन कॉस्ट है। इस वॉर में 655 अर्जेंटाइन और 255 ब्रिटिश सर्विसमैन ने अपनी जान गंवाई थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिलिट्री माइलस्टोन है जो आज भी दोनों देशों के रिलेशंस को डीपली डिफाइन करता है। तो आप समझ सकते हैं कि 1982 के कॉन्फ्लिक्ट ने इस डिस्प्यूट को सिर्फ एक ज़मीन का मुद्दा नहीं रहने दिया, बल्कि ये डीप नेशनल मेमोरी, लॉस और मिलिट्री रिजॉल्व का एक बड़ा प्रतीक बन गया। उन कैजुअलिटीज़ की लेगेसी इस इशू को आज भी एक हाईली इमोशनल प्रेशर पॉइंट बनाती है। यही वजह है कि अगर यूएस पॉलिसी में कोई मामूली सा शिफ्ट भी दिखता है तो उसका रिएक्शन इतना स्ट्रांग और इमीडिएट होता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक मोटिवेशंस। क्योंकि देखिए, ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ नेशनल प्राइड या हिस्ट्री तक सीमित नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़े टैंजिबल इकोनॉमिक स्टेक्स भी जुड़े हुए हैं। असली मुद्दा वहां छुपे रिसोर्सेस का भी है। यहाँ लुक्रेटिव ऑफशोर ऑयल का एक लंबा चौड़ा पोटेंशियल है जो यूके के लिए बहुत मेजर फिस्कल स्टेक्स और ट्रेड इंप्लीकेशंस रखता है। इसके अलावा वाइटल केप हॉर्न शिपिंग राउट्स और हाईली प्रॉफिटेबल फिशरी रेवेन्यूज भी शामिल हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ माउंट प्लेजेंट का यूके मिलिट्री बेस भी मौजूद है। ये सब फैक्टर्स मिलकर इन टेरिटरीज की इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक वैल्यू को कई गुना बढ़ा देते हैं। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और सेक्शन 5 पर आते हैं, ट्रंप, मिले एंड नाटो। हम एनालाइज करेंगे कि कैसे शिफ्टिंग जियोपॉलिटिकल अलायंसेस इन डिस्प्यूटेड टेरिटरीज को आज इंपैक्ट कर रहे हैं। यहाँ एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चल रही है। पहले यूएस का फ्रस्ट्रेशन सामने आता है क्योंकि नेटो ने ईरान वॉर में सपोर्ट नहीं किया। दूसरा स्टेप, हिस्टोरिकल क्लेम्स को रिव्यू करने और स्पेन को सस्पेंड करने की धमकियां दी जाती हैं। और तीसरा, अलायंसेस को ट्रांजैक्शनली ट्रीट करके ट्रांस अटलांटिक ट्रस्ट को कमजोर किया जाता है।
ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि कैसे यूएस मिलिट्री अब टेरिटोरियल स्टेटस को ही नेटो के अंदर एक लेवरेज की तरह यूज करने की कोशिश कर रही है। और इस सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप और हावियर मिलेई की जो आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट है, उसने अर्जेंटीना को एक नई उम्मीद दे दी है कि शायद अब उन्हें यूएस की बैकिंग मिल जाए। ये दिखाता है कि कैसे लीडर्स के बीच के पर्सनल डायनामिक्स ग्लोबल डिस्प्यूट्स की पूरी दिशा बदल सकते हैं। आखिर में आते हैं सेक्शन 6 पर, द जियोपॉलिटिकल फॉलआउट। आइए देखते हैं कि इन मैक्रो लेवल पावर प्लेस का उन लोगों पर क्या असर पड़ता है जो एक्चुअली इन आइलैंड्स पर रहते हैं। रियलिटी ऑन द ग्राउंड की बात करें तो 2013 के रेफरेंडम के रिजल्ट्स बहुत कुछ कहते हैं। आइलैंड रेजिडेंट्स द्वारा डाले गए 1517 वोट्स में से सिर्फ 3 लोगों को छोड़कर बाकी 99.8% लोगों ने ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी का हिस्सा बने रहने का फैसला किया था। उनकी चॉइस बिल्कुल क्लियर थी। पर अब इन ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल लेवरेज गेम्स की वजह से वहां रहने वाले उन 3200 आइलैंड रेजिडेंट्स की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और सेल्फ डिटर्मिनेशन पर एक डायरेक्ट खतरा मंडरा रहा है। वॉशिंगटन, लंदन और ब्यूनस एयर्स में तो बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज बन रही हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इन शिफ्टिंग अलायंसेस के बीच उन आम रेजिडेंट्स की जिंदगियां आधार में लटकी हुई हैं। तो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, अगर ऐसे लॉन्ग स्टैंडिंग टेरिटोरियल एग्रीमेंट्स रातों रात बार्गेनिंग चिप्स बन सकते हैं, तो क्या दुनिया का कोई भी फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट आज की डेट में ट्रूली सेफ है? इस एक्सप्लेनर को इस आखिरी थॉट के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे अलायंस पॉलिटिक्स ज़्यादा कंडीशनल होती जा रही है, शायद आने वाले वक्त में हमें ग्लोबल स्टेबिलिटी का पूरा नक्शा ही दोबारा ड्रॉ करना पड़े। उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको इस कॉम्प्लेक्स मुद्दे के सारे पहलू समझ आए होंगे। शुक्रिया।